हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमंत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के ईयर 1997 एंड 1998 में आए थे। इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दिए गए हैं। पहले लिस्ट में आपको दिया गया है ईयर और दूसरे लिस्ट में दिया गया है वो जिससे आपको इन ईयर को मैच करना है। 1556, 1600, 1686 और 1739। आपको बताना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी, देखिए ये बहुत ही फेमस बैटल है। ये कब हुआ था ये बताइए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी 1576 में। तो देखिए 1576 कहीं मैच कर रहा है क्या? 1556, 1600, 1686, 1739। 1576 कहीं नहीं है, मतलब कि इन चारों में से किसी में मैच नहीं कर रहा। तो जिन जिन ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन है उसको मैं पहले ही काट दूंगा, है ना, क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो मैंने ए को, सी को और डी को पहले ही काट दिया। मुझे आराम से आंसर मिल गया बी। कैसे आंसर मिल गई बी? क्योंकि मैं जानता था कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये हुई थी 1576 में, जो कि ना ए से मिलेगा, ना बी से मिलेगा, ना सी से मिलेगा, ना डी से मिलेगा। इसलिए मैंने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग अब समझते हैं कुछ चीज़ें। देखिए 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ वन ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दिया था चार्टर। तो बी मैच कर गया किससे? बी मैच कर गया 4 से। बी 4 से मैच कर रहा है क्या? जी हाँ, बी 4 से मैच कर रहा है, सही है मेरा आंसर। फिर देखते हैं शिवाजी की डेथ कब हुई थी। शिवाजी की डेथ हुई थी 1680 में। जो रायगढ़ फोर्ट है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए 1680 में इनकी मौत हुई थी। तो यहाँ पर कहीं 1680 है क्या? कहीं 1680 नहीं लिखा है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर 1686 के बजाय 1680 होगा। सी मैच कर गया 3 से, सी मेरा मैच 3 से मैच कर गया, सही है मेरा। अब देखते हैं अकबर का एक्सेशन हुआ था, कब हुआ था ये एक्सेशन? ये हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल एम्पायर ने जो मेवाड़ के महाराजा हैं उनको हराया, जब उन्होंने महाराणा प्रताप को हराया, देखिए ये जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी वाली, ये हुई थी 1576 में। और इसके पहले ही 1556 में ही जो हमारे अशोक हैं, हमारे जो अकबर हैं, उनका राज्याभिषेक हो चुका था। तो ये आंसर है 1556। 5 मिल गया यहाँ ए से, 5 मिल गया ए से। तो यहाँ मेरा ये भी सही है, मेरा आंसर है बी। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सवाल जवाब देने हैं। आप मुझे ये बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। फर्स्ट युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ? सेकंड युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ? थर्ड युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ? आप तीनों का जवाब दीजिए। आप ये भी बताइए कि जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था, खानवा की लड़ाई कब हुई थी, किस साल में हुई थी? इसके क्वेश्चन का जवाब हमें दीजिए। हम देखते हैं अगला सवाल। हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ थग्स? जनरल हेनरी, स्लीमन, एलेक्जेंडर और रॉबर्ट प्रिम्पटन। तो देखिए जो कैप्टन स्लीमन है उन्होंने थग्स का सप्रेशन किया था। इनको इस काम के लिए अपॉइंट किया था हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने। आंसर है बी। विच व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग? कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, आपको अरेंज करना है दोस्तों। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ये कब आया था? ये आया था 1854 में। मैकाले का मिनट कब आया था? ये कब आया था? ये आया था 1835 में। तो देखिए 2 1 के पहले होना चाहिए, पहले आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 1। तो जहाँ जहाँ पे उल्टा उसको काट दीजिए। मैंने सी काट दिया। अब देखिए जो सार्जेंट की एजुकेशन रिपोर्ट आई थी ये कब आई थी? ये आई थी 1944 में। तो 2 1 के बाद क्या आएगा? 2 1 के बाद आएगा 3। यहाँ पर हो रहा है क्या? जी हाँ, 2 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 1 के बाद 3 आ रहा है। अगला देखते हैं इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन ये कब आया था? ये आया था 1882 में। 1882 में आया था, मतलब कि ये 2 1 के बीच में आएगा 4। तो कौन सा मैच कर रहा है? 2 1 4 3, 2 1 4 3। ये मेरा हुआ आंसर ए। जो वुड्स डिस्पैच था इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि जो भारत सरकार है, जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, उनको मासेज को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। आप जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी लगा रहे हैं उसको आप रिजेक्ट कीजिए, इसको आप हटाइए। ये थ्योरी क्या थी? ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी के अनुसार किया गया था कि जो भारतीय समाज है उसके जो टॉप मोस्ट जो क्रीमी लेयर है उसको वो एजुकेट करते थे और वो ये सोचते थे कि ये जो लेयर होगा वो अपने नीचे वाले लोगों को, अपने नीचे वाले भारतीयों को एजुकेट करेगा।
तो जो एजुकेशन है वो ट्रिकल डाउन होगा, बूंद बूंद ऊपर से एजुकेशन नीचे गिरेगा जो जनमानस है वहाँ पर। वुड डिस्पैच में इसको नकारा गया। उन्होंने ये कहा कि ये जो थ्योरी है वो सही नहीं है। जो सरकार है भारत सरकार, उसको खुद मासेस को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में आपको वर्नाकुलर जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैकॉलम मिनेट कब आया था? मैकॉलम मिनेट आया 1835 में, जिन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न साइंसेज हैं और जो वेस्टर्न लिटरेचर है उनको आप पढ़ाइए, और जो पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं होगा, कोई इंग्लिश ही होगा। हंटर कमीशन आया 1882 में। इसमें यह कहा गया कि 90% जो औरतें हैं भारत की वो अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं। उन्होंने ये कहा कि कोई स्पेशल फंड बनाए इनके एजुकेशन के लिए। तो मेरा आंसर है ए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पर आपको दिए गए हैं रिवोल्ट्स और यहाँ पर दिए गए हैं वो जगह जहाँ पर ये रिवोल्ट हुआ। मोपला रिवोल्ट, पावना रिवोल्ट, एका रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो इनमें से कुछ जो रिवोल्ट है वो काफ़ी आसान है। जैसे कि देखिए, बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में। तो इसको आप डी को आपने मैच कर दिया किससे? इसको आपने मैच कर दिया डू से। तो D2 मैंने एक बी काट दिया और सी काट दिया। अब देखिए, जो मोपला है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरला में, एक मालाबार जगह है, मालाबार, यहाँ पर हुआ था ये मोपला रिवोल्ट। एम से मोपला, एम से मालाबार, ध्यान रखिए मालाबार कहाँ है? केरला में है। तो मैंने ए मैच कर दिया 1 से। तो ए मैंने जब मैच कर दिया 1 से तो मुझे आराम से ए आंसर मिल गया। मुझे बी और सी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डी काट दिया। मेरा आंसर है ए। पावना कहाँ हुआ था? पावना रिवोल्ट हुआ था ईस्ट बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश में है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 में। मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? 1921 में। एक्का मूवमेंट कब हुआ था? ये हुआ था यूपी में 1921 और 22 में। बिरसा मुंडा रिवोल्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1899 में, बिहार में हुआ था, जो अब जो रांची है वो अब झारखंड का कैपिटल है। तो देखिए, ये तो हुआ मैच करने वाला। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि इसको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए तो क्या करते हैं आप? जो सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले लिख लिए। सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था पावना रिवोल्ट। ये हुआ था पावना रिवोल्ट, कब हुआ था? 1873 में। इसके बाद कौन सा आया? इसके बाद आया बिरसा मुंडा रिवोल्ट, कब हुआ था? 1899 में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया मोपला, यह हुआ था 1921 में। और इसके बाद आया एक्का, ये कब हुआ? 1921 और 22। तो इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कि ताना भगत मूवमेंट ये कब हुआ था? इसका ईयर क्या है? कारण क्या है? कुकी अपराइजिंग कब हुआ था? सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था? और चुआर अपराइजिंग कब हुआ था? आप इन चारों के जवाब हमें दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप गूगल सर्च करके इन सब क्वेश्चन के जवाब आप ढूंढेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड इट, रिमेंड न्यूट्रल एंड फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। कौन सा सही है दोस्तों? अगर आपने हमारी जो इसका जो ओल्ड एनसीईआरटी है, किसकी? बिपिन चंद्रा वाली, अगर आपने ये पढ़ी होगी या जो स्पेक्ट्रम है अगर आपने उसको भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो रिवोल्ट को अपोज नहीं किए थे, इसको सपोर्ट नहीं किए थे, वो बस न्यूट्रल रहे थे। उन्होंने इसका सपोर्ट क्यों नहीं किया? वो लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारे इंडिया के लिए अच्छी है, वो इस देश को और मॉडर्न बनाएंगे। अगर ये जो नेटिव रूलर हैं अगर फिर से आ जाएंगे तो हमारा देश और पीछे हो जाएगा, ये बैकवर्ड लुकिंग होने की तरह होगा। तो उन्होंने जो है वो ज़्यादातर न्यूट्रल रहे थे, उन्होंने न सपोर्ट किया ना अपोज किया। आंसर है सी। ये क्वेश्चन में मैचिंग वाला है। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दिए गए हैं और उनकी जो जगह है वो दी गई है गुप्ता, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, और यहाँ पर जगह दी गई है बादामी, पनामलई, खजुराहो और देवगढ़। आपको मैच करना है दोस्तों। तो देखिए, जो चालुक्य है वो बादामी के लिए बहुत ही फेमस है। चालुक्य बादामी वाले ऐसा एक फ्रेज़ है। तो मैंने सी मैच कर दिया 1 से। मैंने जैसे सी मैच कर दिया 1 से तो मैंने बी काट दिया और सी काट दिया, C1। अब देखिए, जो पल्लव थे वो कहाँ के थे? पल्लव जो थे वो पनामलई के थे। मैंने डी मैच कर दिया 2 से। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, इसलिए मैं डी को 2 से मैच करने के बाद रहने दे रहा हूँ। मैं इसको छोड़ करके मैं बाकी से मिनट करूँगा। तो देखिए, जो चंदेल थे वो कहाँ के थे? चंदेल एक राजपूत डायनेस्टी थी, वो सेंट्रल एरिया में रूल करती थी। वो
बुंदेलखंड रीजन को रूल करती थी। उन्होंने जो खजुराहो है उसका मंदिर का निर्माण किया था। तो मैंने चंदेल को मैंने मैच कर दिया किससे, इसको मैंने मैच किया 3 से, बी को मैंने 3 से मैच कर दिया, यहाँ पर आ गया, मैंने डी काट दिया, मुझे आंसर मिल गया ए आराम से। पनामलई और कांची इन तमिलनाडु वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। बादामी विच वॉज ऑल्सो नॉन एज वातापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर्स इज करेक्ट, दे आर हाईली पॉलिश्ड। जी हाँ सही है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दीज आर मोनोलिथिक, सही है। द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन इट्स शेप, सही है। दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, नहीं ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, इनका काम कुछ और था, इनका काम था धम्म को स्प्रेड करना। मेरा आंसर है डी, क्योंकि ये जो लाइन है वो गलत है। जो अशोक के जो पिलर थे वो हाईली पॉलिश थे, मोनोलिथिक थे, उनको एक ही पत्थर से काट के बनाया गया था। पिलर्स इज टेपरिंग इट्स शेप। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम लोग हिंदी लिखते हैं, हिंदी कैसे लिखते हैं, हम लोग हिंदी इधर से इधर लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। राम ने खाना खाया, देखिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मगर जो ब्राह्मी होती थी वो लेफ्ट राइट होती थी, और जो खरष्टी होती थी वो राइट टू लेफ्ट होती थी। तो पूछ रहा है कौन सी राइट टू लेफ्ट थी, तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है डी। खरोष्टी लिपि जो थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, वो इधर शुरू होती थी और इधर की ओर आती थी। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन इन द चंडोपनिषद, मुंडोपनिषद, कठोपनिषद और केनोपनिषद। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, केनोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। कठोप और उपनिषद से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो ये जो नचिकेत और यम के बीच की जो वार्तालाप थी वो किस उपनिषद में बताई गई थी, ये बनाई गई थी कठोपनिषद में। देखिए उपनिषद 2 वर्ड से मिलकर बना गया है, पहला है उप और दूसरा है शद। उप का मतलब होता है नियर बाय और सद का मतलब होता है बैठना। इसमें क्या होता है, एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। जो शिष्य होता है वो गुरु के पास बैठ करके उससे वार्तालाप करता है और गुरु उससे ज्ञान देता है। तो यहाँ पर जो यम था वो था गुरु और नचिकेत था ये था शिष्य। तो इसका जो आंसर है वो है कठोपनिषद, आंसर सी। देखिए जो उपनिषद है वो कितने हैं, उपनिषद 108 हैं, इनमें से जो 11 हैं उनको हम लोग कहते हैं मुख्य उपनिषद, जो 11 हैं उनको हम लोग कहते हैं मुख्य उपनिषद। इनको हम लोग वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेदा के अंत में थे। दीज उपनिषद रिवील द फाइनल एम ऑफ वेद, वेद का जो क्या एम था, फाइनल एम क्या था, ये उसको रिवील करते हैं। उपनिषद के जरिए हमें फिलोसफिकल नॉलेज मिलती है और हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलती है। सबसे नया उपनिषद जो सबसे आखिरी में लिखा गया वो था मुक्तिका उपनिषद, और जो सबसे पहले लिखा गया था वो कौन सा था, वो था बृहद्यंका और चंदोग्या उपनिषद। मिलिंदा पान्हो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मेनेंदर एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क। उस बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम क्या है आपको बताना है, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारली भट्टा। तो देखिए जो किंग मेनेंदर था वो एक इंडो ग्रीक किंग था और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनका नाम था नागसेना। आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। कौन सा, कलसी, रुन्नमेड़ी, स्पेशल कलिंगा एडिक्ट या मस्की वाला एडिक्ट। तो देखिए जो मस्की इंस्क्रिप्शन था जो कि रायचूर द्वाब में था कर्नाटका में, ये अशोका का पर्सनल नेम रिवील करता है। पर्सनल नेम क्या था, वो नाम था देवनाम प्रियदसी। हमारे जो पुराण हैं वो अशोक का नाम क्या बताते हैं, वो बताते हैं उनका नाम अशोक वर्धन। आंसर है डी। यहाँ पर उन्होंने टाइटल लिया था देवनाम प्रिया का और प्रियदसी का। हमारे यहाँ टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से यहाँ पर 4 को दिखाया गया है, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि ये जो महाजनपद हैं वो कौन से हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने जो महाजनपद थे 16 वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। देखिए बी क्या है, बी है अवंती यहाँ पर, तो मैंने बी क्या कर दिया, बी कर दिया अवंती। तो जहाँ पर अवंती है इसको को काटते हैं, देखिए यहाँ पर कट गया, ये सी डी कट गया, यहाँ पर अवंती है, ये सही है, ये सही है। अब देखिए जो ए है वो क्या है, ए है मत्स्य। जब मैंने ए को लिख दिया मत्स्य तो मैंने क्या मुझे मिल गया, मैंने डी को मैंने काट दिया, मुझे आंसर मिल गया ए, सॉरी सी,
सी इज द राइट आंसर। देखिए जो सी है यहाँ पर वत्स है और जो डी है यहाँ पर अंग है। देखिए यहाँ पर ये है वत्स, ये है अंग, मल्ल, वृज्जी, काशी, मगध। अगर यहाँ पर मगध दिया होता तो आप आराम से पहचान सकते थे, जो कि बिहार में पड़ता है। जो राजगीर, गया, इस जो एरिया है वो मगध के अंतर्गत आते थे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर है कंबोज, यहाँ पर है गांधार, ये है तक्षशिला और यहाँ है वल्लभी। इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नॉन एज वट? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो इनको नाम से जाना जाता था, इनको हम लोग पद्मपाणी भी कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बोधिसत्व। ये क्या होता है ये हम समझते हैं। बोधिसत्व का मतलब होता है वन हु हैज़ इसेंस ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब उनमें एनलाइटमेंट का वो गुण है। वो व्यक्ति हु हैज़ अ स्पॉन्टेनियस विश टू अटेन बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, उस व्यक्ति को हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। ऑल हु हैज़ डेस्टिन्ड टू बिकम बुद्धाज इन दिस लाइफ और अदर लाइफ, जिन्हें बुद्धा बनना है उन्हें हम लोग कहते हैं बोधिसत्व। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है पद्मपाणी, पद्मपाणी का मतलब होता है जिन्होंने अपने हाथ में, अपने पाणी में पद्म रखा हो, मतलब कि कमल रखा हो, जो कमल पकड़े हुए हो। द सिल्वर क्वाइंस इशूड बाय गुप्ताज वेयर कॉल्ड व्हाट? रूपक, दिनार, पन्ना, कृष्णपन्ना। तो देखिए जो सिल्वर कॉइन इशू किया गया था गुप्ता के द्वारा उसे हम लोग कहते हैं रूपक। एक गोल्ड कॉइन में 16 रूपक होते थे। वर्ल्ड गोल्ड कॉइन इक्वल टू 16 रूपक। तो जो 8 गोल्ड कॉइन क्या होता था, सॉरी जो 8 रूपक क्या हो गया, 8 रूपक हो गया आधा गोल्ड कॉइन के बराबर। अगला सवाल, अशोक मेजर एडिक्ट्स विच टेल्स अस अबाउट संगम किंगडम वाज विच एडिक्ट? 1 and 10th, 1 and 11th, 2nd and 13th, 2nd and 14th। तो दोस्तों जो दूसरा और 13वां एडिक्ट था, सेकंड एडिक्ट और थर्ड एडिक्ट, ये दोनों जो है वो संगम किंगडम के बारे में बताते हैं। जो सॉदर्न किंगडम्स हैं जैसे कि चोल, पांड्य, सात्यपुत्रा और जो केरला पुत्रा, इन सब के बारे में वो बताते हैं। अगर आप सेकेंड एडिक्ट देखें तो उसमें आपको कहा गया है चोला के बारे में बात की गई है, पांड्य के बारे में बात की गई है और केरला पुत्रा के बारे में बात की गई है। जो 13th एडिक्ट है उसमें कहा गया है चोला के बारे में और पांड्या के बारे में। तो मेरा आंसर क्या है? आंसर है सी। अगर आपको और एडिक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर सारे एडिक्ट के नाम और उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन है। आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं। पहले में दिखाया गया है ऑथर, दूसरे में दिया गया है टेक्स्ट जो उन्होंने लिखी है। वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और बिल्हन। यहाँ पर देखिए जो शूद्रक उन्होंने क्या लिखा था, शूद्रक ने लिखा था देखिए मरीच कटकम, इन्होंने लिखा था, शूद्रक ने लिखा था इसको। तो मैंने सी मैच कर दिया सेकंड से, सी मैच कर दिया मैंने सेकंड से, मेरा 5 कट गया और यहाँ पर ये और ये कट गया, मुझे आंसर मिल गया बी। आराम से मैंने ए, सी और डी मैंने तीनों काट दिया। देखिए जो वराहमिहिर थे उन्होंने क्या लिखा था, वराहमिहिर ने लिखा था बृहत संहिता, वराहमिहिर ने लिखा बृहत संहिता। तो ए मैच कर गया 3 से। वैसे ही जो विशाखदत्त हैं उन्होंने लिखा था क्या, उन्होंने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। और जो विल्हन है उन्होंने क्या लिखा था, विल्हन ने लिखा था विक्रमादित्य चरिता। देखिए यहाँ 5 से मैच कर गया, मेरा आंसर है बी। जो वराहमिहिर हैं उन्होंने ये पंच सिद्धांत हैं और जो विशाखदत्त हैं उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस। तो विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया? क्या था, वो था मणिग्राम। आंसर है डी। द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द शक ईयर 465। इफ द सेम ईयर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत द ईयर वुड बी। अगर हम लोग इसका जो इंस्क्रिप्शन है उसको मैंने लिखा 465, वो लिखा शक ईयर में। अगर इसको हम लोग विक्रम संवत में लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए जो शक एरा हुआ वो कब शुरू हुआ, शक एरा शुरू हुआ 78 AD में, और जो विक्रम एरा है ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 58 BC में। तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 78 AD और 58 BC, दोनों के बीच में गैप है
देखिए पहले तो हम लोग यहाँ से 58 BC से आएंगे हम लोग 0 BC पर, है ना, और 0 BC से हम लोग आएंगे कहाँ तक, 78 AD तक। तो 58 प्लस 78 इतने का गैप है दोनों एरा में। तो अगर मुझे कोई साल पता हो शक एरा में तो मैं क्या करूँगा, उस साल में मैं 58 और 78 जोड़ दूंगा, तो मुझे जो तो जो विक्रम एरा वाला है उसका मुझे डेट मिल जाएगा। तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया गया है कि शक एरा में डेट है 465। मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 58 और 78। 58 और 78 में अगर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया विक्रम एरा में, विक्रम संवत में मुझे डेट मिल गया। कितना आता है ये आता है 400, ये आता है 601। आंसर क्या है, आंसर है ए। अच्छा एक बात और देखिए कि अगर उसने मुझे दिया है कि आपको डेट दिया है शक एरा में और आपको बताना है जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार जो ईस्वी होती है ना, जैसे हम लोग 2010 हम लोग देख रहे हैं, 2016 अभी 2017 चल रहा है तो हम लोग ये देख रहे हैं। तो अगर आपको ईस्वी में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, देखिए जो शक एरा शुरू हुई थी 78 से, और जो हमारा जो कैलेंडर है ये वाला, ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 0 BC में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले में से 78 को माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा मेरा डेट किस में, इसमें मुझे मेरा डेट मिल जाएगा, जो ईस्वी है उसमें मेरा डेट मिल जाएगा। तो कितना होगा 465 माइनस 78 कितना आया, ये आया 387, ये हुआ मेरा ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। Many of the Greeks, कुशान्स एंड शक embraced बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बजाय उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। कारण क्या था, बुद्धिज्म was in the ascent at that time. They had renounced the policy of war and violence. Caste-ridden Hinduism did not attract them. Buddhism provided easier access to Indian society. आंसर है सी। वो लोग हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम था उससे वो लोग प्रभावित नहीं थे, उन्होंने इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाना ज़्यादा सही समझा। आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, दे आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन सा सही से मैच है, तो देखिए जो बुद्ध चरित्र था वो किसको लिखा गया था, बुद्ध चरित्र लिखा गया था हमारे अश्वघोष के द्वारा, अश्वघोष इनके द्वारा लिखा गया था। जो वासुबंधु है इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। तो मैंने जब बी काटा तो मेरा क्या हो गया, मैंने ए काट दिया और डी काट दिया। अब मुझे पता करना है किसमें 134 और 14, मतलब कि 1 तो सही होना ही है, 4 भी सही होना है। मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि तीसरा सही है कि नहीं। तो जो मुद्दर राक्षस है वो क्या है, ये लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा, ये सही है मेरा। तो मतलब मेरा आंसर है बी। क्यों, क्योंकि 3 ऑप्शन सही है। मेरा आंसर है 1, 3 एंड 4 बी। यहाँ पर आपको दी गई हैं गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लॉट और अर्बन कल्चर। इसको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, कौन सबसे पहले आया कौन बाद में आया। तो देखिए जो अर्बन कल्चर है वो हमारे यहाँ पहले आया, कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार। तो देखिए पहले आएगा मेरा 4, यहाँ पे 4 है तो मैंने ए काट दिया और बी काट दिया। देखिए इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया हमारे यहाँ आयरन प्लॉट। जो कुछ जो सिंधु घाटी के जो शहरें हैं वहाँ पर हमें जुताई के प्रमाण मिलते हैं। मेरा 3 आया, 3 यहाँ भी ठीक है। अब मुझे देखना है कि 1 2 सही है या 2 1 सही है, कौन पहले आया। जो सिल्वर कॉइन है वो पहले आया, फिर गोल्ड कॉइन है वो पहले आया। तो देखिए जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो हमारे यहाँ पहले आए, पंच मार्क सिल्वर कॉइन वो पहले आए। तो मेरा बन गया 4 3 2, फिर आया गोल्ड कॉइन 4 3 2 1, कौन सा है 4 3 2 1, ये मेरा 4th सही है, डी आंसर है मेरा। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम्ड द ग्रांड टाइटल ऑफ, कौन सा टाइटल लिया था उन्होंने, तूते हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही और दीन इलाही। तो देखिए इसका सही आंसर है जिले इलाही। उन्होंने जिले इलाही की उपाधि ली थी। उनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जो कि इल्तुतमिश का एक स्लेव था, उनका एक गुलाम था। उन्होंने दिल्ली में राज किया, दिल्ली सल्तनत में राज किया उन्होंने 1266 से 1287 तक। देखिए दिल्ली सल्तनत में जो टोटल 34 राजाएं हुए, 34 सुल्तान हुए, जो 5 डायनेस्टी में बटी हुई थी। कौन कौन सी डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी जिसको हम लोग सिल्वर डायनेस्टी कहते हैं, सिल्वर डायनेस्टी गुलाम वंश, इसके बाद आए खिलजी, उसके बाद आया तुगलक, फिर आया सैयद, फिर आया लोदी।
सबके बारे में यहाँ पर डेट दी हुई है और उनका ओरिजिन दिया हुआ है। तुर्किश थे, तुर्किश, अरेबियन और अफगान ओरिजिन के थे लोदी वंश वाले। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इसके बलबन के बारे में कुछ चीज़ जो कि आप पढ़ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। According to Ashoka's edicts, social harmony among the people was more important than religious devotion. जी हाँ, सही है। उनके एडिक्ट्स आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, मतलब पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे। He spread ideas of equity instead of promotion of religion. उनका जो एडिक्ट था, उनके जो इंस्क्रिप्शन थे, उनमें इक्विटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो सोशल हारमनी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो मेरा सेशन है वो भी सही है और रीज़न भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेरा ए आंसर सही है। Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India, कौन था वो? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। किसने बनाया था? तो जिस सुल्तान ने सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया था कैनाल का भारत में, वो थे फिरोज शाह तुगलक। आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। ये सही है, ये भी सही है। राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। दोस्तों ये राजगीर में नहीं मिला था, ये सारनाथ में मिला था। मैंने 3 काट दिया। जैसे मैंने 3 काटा तो मेरा ए कट गया, बी कट गया और मैंने 1 2 सही कर ही दिया है, तो मेरा 1 2 यहाँ भी सही है, 1 2 यहाँ भी सही, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे चेक करना नालंदा। नालंदा इज द ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, है क्या? जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ये 4 आंसर सही है, तो मैंने 1 2 और 4 मारना है मुझे। मेरा आंसर है सी। अगला देखिए, which one of the following ancient Indian record is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? क्या है? ये दिया गया था कॉपर प्लेट, जो कि सोह गौरा भी कही जाती है। इसके अंतर्गत आंसर है ए। इट इज़ अ मौर्यन रिकॉर्ड, इसलिए वो सबसे पुराना है। दैट मेंशंस फेमिनिन रिलीफ एफर्ट्स, अकाल के दौरान क्या किया जाए उसके एफर्ट्स यहाँ पर लिखे हुई हैं, वहाँ पर उसी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ दीपमभाषा, दीव वेदना, दीपमवंश, दिव्यवादना और महापरिनिर्वाण, धम्मचक्र, परिवर्तन सूत्र। किसका थीम था 8 फोल्ड पाथ? 8 फोल्ड पाथ दिया किस लिए गया था? ये दिया गया था आपको दुख से मुक्ति पाने के लिए और सेल्फ अवेकनिंग को अटेन करने के लिए। ये आपको एक पाथ दिखाता है जिसमें 8 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आपको कोई 3 दे देगा और एक जो गलत है वो दे देगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें है जो 8 फोल्ड पाथ के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए, जो 8 फोल्ड पाथ था वो क्या, जो थीम था किसका? ये था धम्मचक्र परिवर्तन का। दिस 8 फोल्ड पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय धर्म चक्र। इसमें जो 8 स्पोक्स होते हैं वो 8 एलिमेंट दिखाते हैं। कौन कौन से 8 एलिमेंट? यहाँ पर 4 यहाँ, 4 यहाँ, टोटल 8 एलिमेंट हैं जो इसके धर्म चक्र के 8 स्पोक दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दी गई है। आपको ये बताना है कि ये मैप किसके साम्राज्य का है? कनिष्क का, समुद्रगुप्त का, अशोक का या थानेश्वर का? तो देखिए, जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो अशोक का ही था। कैसे पहचान सकते हैं आप? देखिए, मैंने यहाँ पर कुषाण वंश के और जो अशोक है मौर्य एम्पायर के, दोनों के यहाँ पर जो एम्पायर है वो मैंने दे दिए हैं। ये है कुषाण वंश का एम्पायर, ये देख रहे हैं आप, ये है कुषाण वंश का एम्पायर, और ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये है मौर्यन एम्पायर। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी, अशोक टुवार्ड्स हिज क्लोज ऑफ हिज रेन। अकबर के शासन काल के दौरान जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मीर बख्शी। आंसर है बी। जो मीर बख्शी था वो कमांडर इन चीफ नहीं था, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोजर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर वर्क्स ऑन द महाभारत थीम इज करेक्टली मैच्ड? कौन कौन से सही मैच हैं, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पंपा, जो कन्नड़ा में लिखा गया है। पंपा एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिन्होंने अपनी रचनाएं कन्नड़ भाषा में लिखी हैं। आंसर है डी। Assertion is a question. A sponsor and the most prominent figure of Chishti order of Sufis in India is ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। रीज़न क्या कह रहा है? पहले देखते हैं कि सही है कि नहीं। जी हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब देखते हैं आर। चिश्ती ऑर्डर टेक्स इज नेम फ्रॉम चिश्ती इन अजमेर। सही है क्या? नहीं, ये अजमेर वाले चिश्ती के नाम पर नहीं रखा गया है।
चिश्ती ऑर्डर इज ए सूफी ऑर्डर विच वॉज फाउंडेड इन चिश्त, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में एक जगह है हेरात। हेरात अभी अभी न्यूज़ में था, वो न्यूज़ में क्यों था आप हमें बताइए। इस जगह में चिश्त एक एरिया है, इसी चिश्त के नाम पर ये जो ऑर्डर है उसका नाम पड़ा चिश्ती ऑर्डर। तो मेरा जो आर है वो गलत हो गया, तो मैंने आराम से पता कर लिया कि मेरा आंसर है सी, और इज फॉल्स, आंसर है सी। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि अकबर ने एक डैश इलाही बनाई थी। यहाँ पर डैश ए इलाही, यहाँ पर डैश में हम लोग क्या लिखेंगे आप हमें ये बताइए। किस मीडिएवल राइटर ने अमेरिका के डिस्कवरी की बात कही थी? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रक्षण और अबुल फजल, किसने बताया था? तो हमारे जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने ये जो अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में जिक्र किया है, आंसर है बी। मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर वाज, अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे, कौन कौन? पेशवा, अमात्य, वक्कानवीस, सामंत, सचिव, पंडित राव, सरनौबत और न्यायाधीश। तो बताइए इसमें जो फॉरेन अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, वो कौन संभालता था? वो संभालता था हमारा सचिव। सचिव वाज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, आंसर है बी। पेशवा क्या करते थे? पेशवा थे प्रधानमंत्री, अमात्य थे फाइनेंस मिनिस्टर, और जो वकील नवीस थे वो थे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और जो पंडित राव थे वो क्या थे? वो थे रिलीजियस ऑफिसर। इन 8 मंत्री के नीचे होते थे 8 सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स, जो कि थे दीवान, मजूमदार, फडनवीस और थे दफ्तार और करकनी, चितनीस, जमादार और पोटनीस। लॉस ऑफ कांधार वाज ए बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर, क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ड्यू टू लॉस ऑफ बफर टेरिटरी, ड्यू टू लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। जो कांधार था वो मुगल साम्राज्य का एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इसी कारण से इसका लॉस होने से उन्हें एक बिग ब्लो कहा गया, आंसर है डी। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स, आंसर है सी। यहाँ पर दिए हुए हैं तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, मतलब कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो देखिए जो तुगलकाबाद फोर्ट था वो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1321 में। लोधी गार्डन बनाया गया था, लोधी गार्डन बनाया गया था 1451 में 26। जो कुतुब मीनार था वो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1206, और जो फतेहपुर सिकरी थी वो थी 1570। तो अगर आप अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था हमारा कुतुब मीनार, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया हमारा तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया हमारा लोधी गार्डन, ये है लोधी गार्डन, और फिर इसके बाद जो बच गया वो आया अंतिम में, ये था फतेहपुर सिकरी। तो कुतुब मीनार है 3rd पे, तुगलकाबाद फोर्ट है 1 पे, तो 3-1 3-1 3-1 मैंने 2 कर सकते हैं, अब सी डी काट दिया मैंने। लोधी गार्डन ये कब, ये कौन सा है? ये है मेरा सेकंड। 3-1-2 मेरा आंसर है बी। तुगलकाबाद फोर्ट वाज बिल्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक, और जो फतेहपुर सिकरी थी ये एक शहर था जिसे बसाया गया था अकबर के द्वारा। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर से आए थे और इंडियन हिस्ट्री से आए थे एग्जाम 1997 एंड 1998 में। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।